आज मैं आपको संधि के बारे में जानकारी दूंगी। संधि किसे कहते हैं और संधि के कौन कौन से प्रकार हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं तो उन्हें हम संधि कहते हैं। वर्ण आप जानते ही हैं, क्या है वर्ण? स्वर है, व्यंजन है, ये वर्ण है ना। तो जब दो वर्ण आपस में मिलें तो उन्हें संधि कहा जा सकता है। जैसे विद्या धन आलय, विद्या धन आलय। तो अगर हम इसको जोड़ें तो क्या बन जाएगा? विद्यालय। यहाँ वर्ण दो हैं लेकिन संधि करने पर इनका जो वर्ण है वो एक ही शब्द बन गया, इनका वर्ण एक ही बन गया है, एक शब्द का निर्माण हो गया है ना। तो दो वर्णों के मेल से एक शब्द बना, तो विद्याधन आलय बराबर क्या हो गया? विद्यालय। विद्यालय क्या? कि जहाँ पर हम विद्या प्राप्त करते हैं, ऐसा स्थान। विद्या आलय क्या? विद्या, ऐसी विद्या, धन आलय, ऐसी जगह जहाँ पर हम विद्या प्राप्त करते हैं। दोनों का ही अर्थ है, लेकिन दो वर्णों के मेल से एक शब्द बन गया, उसे क्या कहते हैं? हम संधि का निर्माण हुआ, उसे हम संधि कहते हैं। अब संधि के भी प्रकार हैं। तो सबसे पहला संधि का जो प्रकार है वो होता है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, तीसरा है विसर्ग संधि। नंबर 1 पे आता है स्वर संधि। स्वर, जैसा कि नाम से ही आपको दिखाई दे रहा है कि स्वर, स्वर के साथ जब स्वर का ही मेल हो, स्वर संधि, स्वर के साथ जब स्वर का ही मेल होता है तब संधि का निर्माण होता है। जैसे क्या? कि धर्म धन आत्मा, धर्म धन आत्मा। तो क्या है कि इसमें धर्म आप समझ रहे हैं म, लेकिन नहीं, हमने क्या बताया था कि जो व्यंजन का निर्माण है वो स्वरों के सहयोग से ही वो जो व्यंजन है वो बोले जाते हैं। तो धर्म, धर्म, म के बाद किसकी आवाज़ आ रही है? अ, उसे अ को लिख लो, ठीक है। धर्म के बाद, माँ के बाद आ की आवाज़ आ रही है ना, क्यों? क्योंकि वो तो बनता ही स्वरों की सहायता से, वो स्वतंत्र तो है नहीं। तो क्या है? वो अ लिख लिया आपने। उसके बाद प्लस वाला निशान धन, फिर आत्मा, उस आ को लिख लो, लिख लिया आ को। तो अब जब आ लिखा और वो अ लिखा तो अ धन अ बराबर आ। ठीक से जैसे मैथ में प्लस माइनस का खेल होता है, इसी तरह से आप इस संधि में कीजिए। क्या? कि यदि अ धन अ ह्रस्व स्वर है वो, है ना, अ कैसा है? छोटा। अ धन अ बराबर अ हो, अ धन अ बराबर हो तो भी आ धन अ हो तो भी क्या? आ। या आ धन इधर अ हो तो भी आ, और आ धन आ बराबर क्या होगा? आ। कहने का मतलब है यदि ह्रस्व हो और दूसरा दीर्घ हो तो दोनों दीर्घ होगा, यदि दोनों दीर्घ होगा तो भी दीर्घ होगा, यदि इधर दीर्घ उधर ह्रस्व तो भी दीर्घ, वही प्लस माइनस वाला, है ना। तो ये क्या है? इसमें ये स्वर संधि होता है। लेकिन इसके भी प्रकार हैं, 5 प्रकार, बहुत प्रसिद्ध हैं, सब आप सुनते ही हैं। कौन कौन सी संधियाँ हैं? नंबर 1 पे है दीर्घ संधि, नंबर 2 पे है गुण संधि, नंबर 3 पे है वृद्धि संधि, नंबर 4 है यण संधि, और नंबर 5 है अयादि संधि। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? नंबर 1 पे है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि नाम से ही जाहिर है ना। इसमें दोनों वर्णों के अंत में समान स्वर होते हैं, है ना। दोनों वर्णों के अंत में, भाई दो वर्णों से मिलके ही तो बनती है संधि। तो दो वर्णों को जब अलग अलग करेंगे तो वो अलग अलग हुए, लेकिन हमने क्या कि एक वर्ण इधर एक वर्ण इधर, तो क्या बता रहे हैं कि दोनों वर्णों के अंत में समान स्वर होते हैं।
यदि अ है तो अ ही होगा, चाहे वो बड़ा चाहे छोटा। इधर अगर छोटी है तो उधर बड़ी होगी या बड़ी होगी, इधर है तो समान स्वर। ऊ है तो ऊ ही होगा, ए है तो यही, तो ये है। ये इसे क्या कहते हैं हम? इसे दीर्घ संधि कहते हैं। लेकिन इसको समझने के लिए उदाहरण बहुत ज़रूरी है। जैसे क्या कहें कि देखिए क्या है, दो वर्ण के संयोग से देखिए एक शब्द बनेगा। क्या है? कपि धन ईश, है तो समान स्वर। छोटी ई धन बड़ी ई बराबर ई, क्या बन गया? कपीश। कपिधन ईश, ये क्या है? दो शब्द हैं समान स्वर, है ना। लेकिन जब हम इनकी संधि करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो कपीश बन जाएगा। और वहाँ क्या लग जाएगा? बड़ी की मात्रा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि छोटा स्वर हो तो बड़ा, इधर छोटा उधर बड़ा तो भी बड़ा, इधर से बड़ा उधर छोटा तो भी बड़ा, दोनों बड़े हों दोनों दीर्घ हों तो भी दीर्घ तो भी यही होगा, है ना। तो क्या है फिर? दूसरा है धन धन अर्थी, धन धन अर्थी। अब धन है, धन में क्या छुपा है? न धन, धन में आ लग कर लिया, है ना। अर्थी, फिर उसका अ ले लिया तो अधन अ बराबर आ, धनार्थी। धनार्थी। फिर क्या है? भानु धन उदय, भानु धन उदय। न पे छोटे उ की मात्रा ऊ हो गया, और फिर धन पे प्लस वाला वो क्या करते हो ना, धन, उसे छोटे ऊ को फिर इधर से ले लिया तो ऊ धन ऊ बराबर बड़ा ऊ, क्या बन गया? भानुदय। भानुदय हैं, बड़े ऊ की मात्रा आ गई, भानुदय। तो ये सब है, ये आपका क्या होगा? दीर्घ संधि। ठीक है। इधर ह्रस्व हो उधर दीर्घ हो, इधर दीर्घ हो उधर ह्रस्व हो, दोनों ह्रस्व हो दोनों दीर्घ हैं, लेकिन हो क्या जाता है? दोनों का दीर्घ स्वर हो जाता है, पर समान स्वर होंगे। ये नहीं कि इधर अ और उधर ई, ठीक है ना। तो होंगे क्या? समान स्वर, लेकिन दोनों का दीर्घ हो जाएगा। अब इसमें दूसरी संधि है गुण संधि। गुण संधि में इसमें अ या आ के बाद, ध्यान से सुनिएगा, चाहे नोट भी कर लीजिए, इसमें अ या आ के बाद ई या ई आता है तो उसका ए बन जाता है। फिर सुन लीजिए, इसमें अ या आ के बाद ई या ई आता है तो ए हो जाता है। कैसे? रमा धन ईश, रमा धन ईश। तो क्या है? रमा का आ ले लीजिए और बड़ी ई ले लीजिए, तो इसको बोलिए बड़ी ई और धन आ। आई हो गया कि नहीं? ए हो गया कि नहीं? रमेश, रमेश। तो क्या हो जाएगा? रमा धन ईश का क्या बन गया? रमेश। क्यों? क्योंकि हमने क्या बताया कि अ या आ के बाद ई या ई आता है तो उसका हमेशा ए बन जाता है। समझ आ गया? और यदि अ या आ के बाद ऊ या ऊ होता है तो उसका ओ बन जाएगा। बन जाएगा कि नहीं? जैसे गंगा धन उदक, गंगा धन उदक। तो क्या है? गंगा का आ ले लिया, ऊ का ऊ हो गया तो ओ हो गया। उसको अगर हमने प्लस करा, कैसे? आ धन ऊ बराबर ओ, उसे बोल के देखो तो ओ हो गया, गंगोदक, गंगोदक। ठीक है, ये हुआ। इसी तरह से री के स्थान पर अर हो जाता है। यदि री आ जाए पहले तो क्या हो जाएगा? उसका अर हो जाएगा। जैसे महाधन ऋषि, तो आ धन र क्या हो जाएगा? अर हो जाएगा। इसका हो जाएगा महर्षि। क्या हो जाएगा? महर्षि। फिर आती है वृद्धि संधि नंबर 3 पे। वृद्धि संधि क्या? इतना समझ आ गया होगा आपको। तीसरा है वृद्धि संधि। इसमें आ या आ के बाद ए या आई आता है तो दोनों को मिलाकर आई और औ हो जाता है ना। इसमें क्या है? दोनों का क्या? यदि अ या आ के बाद ए आए आई आए तो दोनों को मिलाकर आई और औ हो जाता है। जैसे क्या कि सदा धन एव, सदा धन एव। तो सदा में कैसे संधि करेंगे? आ धन ऊपर पहले का ले लिया दूसरे पद का आ,
धन ए बराबर क्या है ऐ, तो क्या हो जाएगा वो सदैव, सदा धन होगा सदैव, है ना, सदैव इसमें दो मात्रा आ जाएंगी। ऐसे ही हमने औ बताया, ओ का औ आ के बाद ओ आए तो क्या हो जाएगा औ। महाधन औषधि, तो यहाँ क्या हो जाएगा महा का आ, धन औ, ओ और क्या हो जाएगा औ, है ना, महोषधि, महोषधि हो जाएगा इसमें, है ना। इसमें चाहे ओ है या औ है, यो है कहने का मतलब ये है कि यदि आ के बाद ओ आता है या औ आता है तो औ रहेगा, और आ के बाद ए आए आई आए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन होगा क्या उसमें आई हो जाएगा, तो ये हमारी वृद्धि संधि होगी। नंबर 4 है यण संधि। यण संधि क्या, जब ई या ई के बाद अन्य स्वर आए, अन्य स्वर आता है ना, वहाँ यण वहाँ पे क्या है कि यदि ई या ई के बाद अन्य स्वर आए तो उसका य हो जाता है, य, ठीक है। और ऊ या ऊ के बाद अन्य स्वर आए तो वो व हो जाता है। जैसे क्या, प्रतिधन एक, प्रतिधन एक, ई धन ए, तो क्या हो गया इसका ये हो गया प्रत्येक, प्रत्येक, है ना, प्रतिधन एक, तो इसमें प्रति मैंने इसमें छोटी की मात्रा ले ली और इधर ए बोल लगा, तो क्या हो गया ये हो गया इसकी आवाज़ प्रत्येक। फिर सुधन आगत, स्वागत, वाह बन गया इसमें, है ना, ऊ को सु माने ये ऊ ले लिया इसका, और आ वाह, वाह वाह माने वाह की आवाज़ दे रहा है, तो ये हो गया स्वागत। नंबर 5 पे आती है आपकी अयादि संधि। अयादि संधि, इसमें ए तथा ओ, ऐ तथा औ के आगे किसी स्वर के आने पर ए का ऐ और ओ का औ, और ए ऐ का आय और औ का आव हो जाता है। फिर सुन लीजिए, यदि इसमें ए तथा ओ, ए तथा औ के ऐ तथा औ के आगे किसी स्वर के आने पर ए का ऐ, ओ का औ, ऐ का आय और औ का आव हो जाता है। जैसे भो धन अन, भो धन अन, तो भो क्या है, इसमें भो ओ की आवाज़ आ रही है, तो ये क्या हो गया, इसका हम कर देंगे भवन, क्या हो जाएगा इसका भवन, ठीक है। ऐसी पोधन अक, पोधन अक, इसमें क्या हो गया पावक, किसकी आवाज़ आ रही है पावक। फिर गई धन अक, गायक, ऐ अक क्या हो जाएगा इसका गायक। फिर नय धन अन, नयन, नयन, तो समझ गए ना कि कोई भी ऐसा दूसरा समान स्वर आता है तो ए का ऐ, ओ का औ, ए का आय, औ का आव हो जाता है। अब इसमें दूसरा एक भेद मैंने बताया था व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या है, व्यंजन तो आपने पढ़े, तो व्यंजन संधि व्यंजन और स्वर के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे क्या कि स, जैसे क्या कि जैसे स या ता से तपस, तपस है प्लस चर्या, तपश्चर्या, तपश्चर्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका तपश्चर्या। इसी तरह से है विसर्ग संधि, इसमें विसर्ग के साथ स्वर अथवा व्यंजन के योग से जो शब्द बनता है, इसमें विसर्ग के साथ स्वर और व्यंजन के योग से जो शब्द बनता है वो विसर्ग संधि कहलाती है। विसर्ग तो आप जानते हैं संस्कृत में, है ना, जैसे प्रात है, प्रातः विसर्ग लगा दिया, है ना, तो ये सब क्या है, ये सब विसर्ग होते हैं। तो जैसे क्या है हरे, हरे में विसर्ग लगा दिया प्लस चंद्र, अब इसको मिला दीजिए, मिला के क्या बना हरिश्चंद्र, हरीश, हरिश्चंद्र, इसमें विसर्ग लगा दिया। निष्फल, ने विसर्ग लगा दिया, धन फल, ठीक है। अब विसर्ग संधि के भी कुछ नाम हैं, नोट करना चाहे नोट कर लीजिए, सुनना चाहे सुन लीजिए। क्या कि विसर्ग संधि के क्या नियम है, विसर्ग के आगे यदि श श स हो तो श श स हो जाता है, ठीक है। फिर सुन लीजिए, विसर्ग के आगे यदि श श स होता है तो श श स ही हो जाता है। दूसरा नियम क्या है कि विसर्ग से पहले ई या ऊ हो
तो उसका श हो जाता है। ई, बस ये नियम याद कर लीजिए, संधियाँ आप बना लेंगे एकदम। यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ होता है तो श हो जाता है। फिर विसर्ग के बाद क प फ हो तो भी श हो जाता है। विसर्ग के बाद यदि क हो, प हो, फ हो तो भी श षटकोण वाला हो जाता है ना, हलंत वाला। और नंबर 4 पे य, र, ल, व, ह आए तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। जैसे मनः काम तो क्या हो जाए इसका, मनोकाम, मनोकामना, है ना। तो ये आज मैंने आपको संधि के बारे में बताया। मुझे विश्वास है कि आपको संधि के बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, और 1-2 बार और आप पढ़ेंगे, इनके नियम जानेंगे तो और अच्छी तरह से आपको ये संधि जो है सबकी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आप सभी को यदि मेरा ये चैनल पसंद आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।